मॉडल्स डिस्कस कर लिए थे और उनसे रिलेटेड अपन ने आईसीए की बुक में जो भी एग्जांपल्स गिवन थे वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। और अपना रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच एक टॉपिक चल रहा था, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच नाम का टॉपिक चल रहा था। ये रहा रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच या HNT मेथड, जिसे अपन हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। कल अपन वो कर रहे थे और अपन ने इससे रिलेटेड उस ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। करा था नहीं करा था? यस कर। अपन ने कल इससे रिलेटेड एक एग्जांपल नंबर 10 भी सॉल्व करा था। तो सर आज अपन क्या करने आए? सर आज अपन और आगे बढ़ने आए हैं और उसी सीरीज में अपन आज आगे बढ़ते हैं। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में सर एक दूसरा टॉपिक आता है। वो टॉपिक है सर आपका क्या? वो टॉपिक है सर आपका सबसे एक अच्छा टॉपिक है सर कि अगर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच अगर आपके इन केस ऑफ डिविडेंड के केस में हो तो क्या होगा सर? अगर डिविडेंड के केस में अगर आपको वो बोल दे कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हुए आपको करना है तो सर क्या करोगे? सर उसकी कुछ स्टेप्स हैं, वो अगर आपको स्टेप्स ध्यान देगी तो आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को समझ भी सकते हो, प्लस उसको आप आराम से अटेंड भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है सर? 1+R1 का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा वाला सर? ये वाला 1+R1 इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन P0। क्या करना है सर? अब 1+R1 इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन P0 वाला फॉर्मूला यूज करना है। हर एक साल यूज करना है। मतलब सर जैसे 5 साल क्वेश्चन में गिवन है तो 5 साल ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है सर। ये P0 का मतलब क्या है सर? P0 का मतलब है बिगनिंग वाली प्राइस। सर P0 का मतलब क्या है सर? बिगनिंग वाली प्राइस। और P1 का मतलब क्या है सर? एंड वाली प्राइस। सर कौन सी वाली प्राइस सर? एंड वाली प्राइस। ठीक है सर, क्लियर हो गया। P0 जीरो पहले आता है, इट मींस बिगनिंग वाली प्राइस। 1 बाद में आता है, इट मींस की बात वाली प्राइस, मतलब लास्ट वाली प्राइस। ठीक है। फिर क्या करना है सर? आपको मल्टीप्लाई करना है। ये स्ट्रेस करने के बाद आपको करना है सर मल्टीप्लाई करना है हर एक ईयर को। हर एक ईयर की जो 1+R1 आएगी, 1+R1, 1+R2, 1+R3, 1+R4, 1+R5, जो भी R5 तक आया है उसको आपस में क्या करना है सर? मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद सर आपने एक वर्ड सुना होगा सर, आपको क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है सर। क्या निकालना है सर आपको? ज्योमेट्रिक मीन। और सर ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या होता है सर? 1/n कर दो सर। जो आपके पास सर जो आपके पास प्रोडक्ट आया है उनका, उसका सर आप क्या कर दो? ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सर 1/n कर दो और -1 कर दो। सर आपके पास आंसर आ जाएगा। सर क्या कर दो? 1/n कर दो और -1 कर दो तो सर आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सर ये कुछ ऐसा थ्योरिकली आपको समझ में नहीं आएगा। अपन अगर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। सर एग्जांपल नंबर 11 क्या लिखा है? कैलकुलेट करना है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग करते हुए रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। कौन सी अप्रोच सर? रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच आपको यूज करनी है। और जब भी सर आप रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच यूज करोगे तो सर आपको पता है कि डिविडेंड वाले केस में और प्राइस पर शेयर वाले केस में सर क्या करना होता है? आपको 1+R1 वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। सर कौन सा वाला? सर आपको क्या ये फॉर्मूला यूज करना होता है? यस सर। क्या आपने ये फॉर्मूला यूज करा? सर देखते हैं अपन अपना सॉल्यूशन। जब तक आप इसको उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, ताकि आपको जब सॉल्यूशन दिखाऊं तो आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए ताकि आप समझ सको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है सर, देखते हैं सर अपन। जस्ट अ सेकंड सर। तो ताकि अपन क्या करेंगे, अपन इसको ढंग से समझ सकेंगे सर, इसलिए आप एक बार इस फॉर्मूले को उतार लेना सर, वीडियो पॉज करके उतार लेना सर। ये रहा सर। देखो इन केस ऑफ डिविडेंड के केस में सर एग्जांपल नंबर 11 है। क्या करना है सर? 1+R1 का फॉर्मूला लगाया, फिर वापस सर लगाया, 3 बार लगाया, चौथी बार लगाया सर, 5 बार लगाया। कितनी बार लगाया सर? 5 टाइम। सर क्यों लगाया 5 टाइम? सर 5 टाइम क्यों लगाया? सर 5 टाइम इसलिए लगाया क्योंकि आप अगर क्वेश्चन देखोगे ढंग से तो सर अपन को 5 साल गिवन है। सर 5 साल गिवन है, इसलिए सर मैंने कितनी बार फॉर्मूला लिख दिया सर? 5 टाइम। 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम एंड 5th टाइम लिख दिया। सर अब फॉर्मूला लिख दिया तो सर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू भी तो पुट करूंगा। यस सर। D1 सर फर्स्ट ईयर के लिए D1 कितना है सर? 1 रुपी, तो सर 1 रुपी लिख दिया। सर प्लस करना है P1। P1 का मतलब क्या होता है सर? P1 का मतलब होता है सर एंड वाली प्राइस। सर फर्स्ट ईयर के लिए एंड वाली प्राइस क्या होगी? सर एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर के लिए एंड वाली प्राइस क्या होगी? सर जो सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग होगी, जो सर सेकंड ईयर के लिए बिगनिंग होगी, वही तो सर फर्स्ट ईयर के लिए एंड होगी। यस सर, फर्स्ट ईयर के लिए एंड वही होगी। और सर P0 से डिवाइड करना है। P0 का मतलब क्या होता है सर? बिगनिंग प्राइस। बिगनिंग प्राइस क्या होगी सर? वो फर्स्ट ईयर के गिवन है सर 9 रुपी, तो 9 रुपए से डिवाइड कर दिया। जब सर अपन इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो सर अपने पास आता है 1.1944।
ठीक है सर, यस। फिर वापस अपन को सेकंड ईयर पे भी सर ऐसे निकालना है। D1 क्या होगा सर सेकंड ईयर के लिए? सेकंड ईयर के लिए सर देखो D1 1 है, ठीक है। P1 क्या होगा सर? P1 होगा थर्ड ईयर के बिगनिंग की प्राइस। यस सर, P1 का मतलब थर्ड ईयर के बिगनिंग की प्राइस। P0 क्या होगा सर? बिगनिंग प्राइस। P0 का मतलब होता है सर बिगनिंग प्राइस, और बिगनिंग प्राइस सर सेकंड ईयर के लिए क्या गिवन है सर? 9.75, उससे डिवाइड कर देंगे सर। ऐसे कितना आ जाएगा सर? 1.2820 आ जाएगा। यस सर, आई नहीं आई बात समझ में? यस सर, आप ऐसे क्या करोगे सर? आप ईयर 4 तक निकाल लोगे सर, ऐसे ही ईयर थर्ड का भी निकाल लोगे सर। ईयर 4 का भी कैसे निकालोगे सर? ईयर 4 में वही डिविडेंड क्या होगा सर? 1.25 होगा, ठीक है। P1 क्या होगा सर? P1 कैसे निकालोगे सर? सिंपल सी बात है सर, P1 क्या होता है? फिफ्थ ईयर के बिगनिंग की प्राइस। सर फिफ्थ ईयर के अगर बिगनिंग की प्राइस अगर मैं लूं सर, फिफ्थ ईयर के बिगनिंग की प्राइस, तो सर वो फोर्थ ईयर के एंड की प्राइस होगी। यस सर। और P0 का मतलब क्या होता है सर? फोर्थ ईयर के बिगनिंग की प्राइस। तो सर फोर्थ ईयर के बिगनिंग की प्राइस सर 11। आई बात समझ में? तो सर अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो सर अपने पास ये आ गया। थर्ड ईयर वाले को सॉल्व करेंगे तो सर अपने पास ये आ गया। आई बात समझ में? यस सर। अब पर जब सर अपन फिफ्थ ईयर पे आते हैं, अब ढंग से सुनना सर, जब अपन फिफ्थ ईयर पे आते हैं तो आपके पास फिफ्थ ईयर के लिए डिविडेंड तो है, फिफ्थ ईयर के लिए आपके पास सर P0 भी है, क्योंकि सर P0 का मतलब होता है फिफ्थ ईयर के बिगनिंग की प्राइस जो भी है। लेकिन सर फिफ्थ ईयर के क्लोजिंग प्राइस गिवन नहीं है सर। आपको फिफ्थ ईयर की क्लोजिंग प्राइस गिवन नहीं है, बिकॉज क्योंकि सर फिफ्थ ईयर की क्लोजिंग प्राइस होती है सिक्स्थ ईयर की ओपनिंग प्राइस। सिक्स्थ ईयर की बिगिनिंग प्राइस आपको गिवन नहीं है, इस कारण से सर ये आपका नॉन एप्लीकेबल होगा, ये आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा फिफ्थ ईयर का। मतलब सर अपन को 4 ईयर के डेटा को ही यूज करना होगा। कौन कौन से डेटा को सर? फोर्थ ईयर का एक तो सर ये वाला, एक ये और एक ये। सर 4 ईयर के डेटा को क्या करना होगा सर? आपस में आपको मल्टीप्लाई करना होगा सर। सेकंड स्टेप क्या थी सर? आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर? मल्टीप्लाई। देखते हैं सर कैसे मल्टीप्लाई कर रखा है। देखो सर, आपस में सर इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके बाद सर जो आएगा प्रोडक्ट, उसका 1/n करके -1 करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। ये देखो सर, आप क्या करोगे सर? मल्टीप्लाई करोगे इसको इसको थर्ड ईयर के प्रोडक्ट को फोर्थ ईयर का जो आंसर आया सर उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो सर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा सर 1.7497, 1.7497। और सर उसका क्या बोला था मैंने? 1/n करोगे सर। 1/n का मतलब सर यहाँ पे देख लो आपने कितनी संख्या को मल्टीप्लाई करा सर? 4 संख्या को मल्टीप्लाई करा। कौन कौन सी 4 संख्या सर? कौन कौन सी सर? ये थी सर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सर ये 4 संख्या को मल्टीप्लाई करा, इट मींस कि सर n इक्वल टू 4 हो गया। तो सर 1/4 निकालना है किसका? 1.7497 का। सर मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, जब भी सर अपन को 1/n कुछ निकालना हो, 1/n निकालना हो तो सर 1.7497 लिखो कैलकुलेटर में, और सर 12 बार अंडर रूट। सर कितनी बार अंडर रूट? 12 बार अंडर रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 बार अंडर रूट करना है, माइनस हमेशा 1 करना है, डिवाइड सर किससे करना है सर? डिवाइड करना है सर जो n है, n कितना है सर? 4 प्लस 1 करना है सर, फिर इक्वल्स टू और मल्टीप्लाई। पहले सर मल्टीप्लाई दबाना है, फिर इक्वल्स टू दबाना है सर। ऐसे 12 टाइम करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर फिर -1 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो सर आपके पास आंसर आ जाएगा 15.012%। आई नहीं आई बात समझ में? तो सर यही आपका क्या होगा? अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ये जो 1/n वाली जो टेक्निक है सर, उसको मैंने पहले भी आपको सर मैंने सिखा रखी है। पहले सेकंड पार्ट जब आप देखोगे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसमें भी पहले यूज की गई है, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। सर यहाँ पे मैंने वापस एक बार शॉर्ट में रिकैप जल्दी दे दिया इसका, ठीक है। अब सर अपन इसका आईसीआई का सॉल्यूशन देख लेते हैं। आईसीआई ने क्या सॉल्यूशन करा है सर? ये देखो आईसीआई का जो सॉल्यूशन है वो भी सर कितना आ रहा है? 15% आ रहा है। आई बात समझ में? यस सर। अब अपन को क्या करना है सर? अब अपन को चलना है सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर खत्म हो चुका है सर, अपना रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच खत्म हो चुका है सर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर खत्म हो चुका है सर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर खत्म हो चुका है। एंड सर एक अगला टॉपिक आता है सर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का टॉपिक आता है सर। उस कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के टॉपिक को भी जल्दी से सर अपन जल्दी से समअप करते हैं सर, ताकि अपन सर नेक्स्ट टॉपिक पे चल सके अपने। ये रहा सर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का सर।
तो सर पहले मैं आपको एक बार पूरा यही ब्रीफली एक बार बता देता हूं सर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का। सर देखो सर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज एन अनदर टॉपिक, ठीक है, जिसको सर अपन को पढ़ना है, इसकी भी कॉस्ट निकालनी होती है। तो सर जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है सर, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपको जो के ई निकाला, आपने सर जो के ई निकाला, आपने सर जो के ई निकाला उसमें से सर टैक्स माइनस कर दो। सर कौन सा टैक्स माइनस कर दो? सर पर्सनल टैक्स माइनस कर दो। सर कौन सा टैक्स माइनस कर दो? पर्सनल टैक्स माइनस कर दो। माइनस कर दो सर ब्रोकरेज, तो सर आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सर क्या आ जाता है आपके पास? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सर जो ये पर्सनल टैक्स है, जब तक क्वेश्चन में पर्सनल वर्ड नहीं लिखा हो, जब तक सर क्वेश्चन में पर्सनल वर्ड नहीं लिखा हो, आप इसे पर्सनल टैक्स नहीं मान सकते हो, ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में ओनली लिखा है टैक्स, तो सर इट मींस कि वो सर एक कॉर्पोरेट टैक्स है, वो पर्सनल टैक्स नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। अब सर अपन आगे बात करते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है सर कि इन केस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग के केस में ढंग से इस वर्ड पे फोर्स से पढ़ना है इसको कि इन केस ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब रिटेन अर्निंग के केस में। सर रिटेन अर्निंग के केस की बात कर रहा हूं, आप इसको किसी भी अनदर केस से नहीं जोड़ना। सर रिटेन अर्निंग के केस में क्या लिखा हुआ है सर? रिटेन अर्निंग के केस में आपको कि सर जब जो भी आपका रिटेन अर्निंग का केस होगा, उसके अंदर से जो आपका फ्लोटिंग चार्जेस होता है, सर जो आपका फ्लोटिंग चार्जेस होता है, फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब सर जो एक्सपेंसेस ऑन इश्यू होते हैं, वो सर आपके क्या हो जाते हैं? सर वो आपके इममटेरियल हो जाते हैं। सर वो क्या हो जाते हैं? आपके इममटेरियल। इममटेरियल का मतलब सर वो ना तो माइनस होते हैं ना वो प्लस होते हैं, इट जस्ट इग्नोरेबल। वो क्या हो जाते हैं सर? इग्नोरेबल हो जाते हैं। किस केस में? रिटेन्ड अर्निंग के केस में। आई बात समझ में? सर रिटेन्ड अर्निंग के केस में सर अब आप मुझे बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने जो मुझे फॉर्मूला बताया, आपने सर जो मुझे फॉर्मूला बताया, वो सर आपने मुझे फॉर्मूला ये बताया, ठीक है, इसमें सर कहाँ फ्लोटेशन चार्जेस की जरूरत पड़ेगी? वैसे ही ये तो एक तरीके से इमटेरियल हो गया। नहीं बेटा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं फ्लोटिंग चार्ज इमटेरियल हो जाएगा बिकॉज सर, क्योंकि अपन को यहाँ पे सबसे पहले एक चीज निकालनी है, और वो चीज है सर के ई। क्या निकालना है सर अपन को? के ई। और सर अभी तक जितने भी अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली है, वहां वहां अपन ने क्या करा है सर? फ्लोटिंग चार्जेस को माइनस करा है नेट प्रॉफिट निकालते समय। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि सर जहां जहां आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, वहां वहां सर आप फ्लोटिंग चार्जेस को माइनस करोगे नेट प्रॉफिट निकालते समय। हाँ, ये मैं अभी भी यही कहता हूं, मैं अभी भी सर यही बात कहता हूं कि आपको फ्लोटिंग चार्जेस माइनस करना है जब जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे। बट लेकिन जब सर आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालोगे, सर मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, सर जब आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालोगे, उस समय जो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हो, उस समय जब आप जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हो, उस समय जो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हो, उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपको सर फ्लोटिंग चार्जेस माइनस नहीं करना है नेट प्रॉफिट निकालते समय। आई बात समझ में? यस सर। हाँ सर, आपकी बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है सर? रिटेन्ड अर्निंग के केस में सर जो P0, P0 का मतलब सर एक तरीके से सर मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कह सकता हूं। सर जो P0 का मतलब सर जो नेट प्रॉफिट है, वो सर क्या होगा सर? ओनली मार्केट प्राइस होगा। सर जो रिटेन्ड अर्निंग के केस में, सर रिटेन्ड अर्निंग के केस में नेट प्रॉफिट ऑलवेज ऑलवेज मार्केट प्राइस, नेट प्रॉफिट ऑलवेज ऑलवेज मार्केट प्राइस। बट सर इसका एक एक्सेप्शन है कि जब भी अगर आपने न्यू इशू करा है, जब भी आपने अगर पूरा की पूरा फाइनेंस न्यू इशू से करा है, न्यू इशू से करा है, तो सर उस समय उस केस में नेट प्रॉफिट इन केस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा सर? इशू प्राइस होगा। सर क्या होगा? इशू प्राइस होगा। लेकिन सर उस समय भी आपके फ्लोटिंग एक्सपेंसेस तो माइनस नहीं होंगे। आई बात समझ में? देखो, इफ फाइनेंस बाय न्यू इशू, अगर सर ओनली न्यू इशू के थ्रू फाइनेंस है, तो सर जो P0 इट मींस कि सर जो नेट प्रॉफिट होगा वो सर क्या होगा? इशू प्राइस होगा। अदरवाइज सर वो क्या होगा? मार्केट प्राइस होगा। आई बात समझ में? अगला पॉइंट क्या है सर? इफ फाइनेंस बाय न्यू इशू एंड रिटेन अर्निंग, न्यू इश्यू के थ्रू भी फाइनेंस है और रिटेन अर्निंग के थ्रू भी फाइनेंस है, तो सर जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो सर आपका क्या होगा? मार्केट प्राइस होगा।
आई बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ सर की जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है उसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से पर्सनल टैक्स और ब्रोकरेज माइनस करते हैं, लेकिन सर जो अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो अपन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं सर, उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी में अपन फ्लोटिंग चार्जेस को सर इग्नोर करते हैं, और सर जो नेट प्रोसीड अपन यूज लेते हैं सर, वो अगर मार्केट प्राइस ही यूज लेंगे, लेकिन सर उसका एक एक्सेप्शन है, अगर सर वहां पे लिखा हुआ है फाइनेंस बाय न्यू इशू, ओनली फाइनेंस बाय न्यू इशू, तो सर अपन को वहां नेट प्रोसीड इशू प्राइस लेना है। आई बात समझ में? यस सर। सर अब एक क्वेश्चन हो जाए। यस, अब सर अपन एक एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर सर आपका है वो सर 13th एग्जांपल है आपका। फिर जस्ट सर उसके बाद जैसे ही अपना वो खत्म हो जाएगा सर एग्जांपल नंबर 13, तो सर अपन एक ऐसी कंडीशन पे आ जाएंगे जहां अपन एक बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखो, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की 10 रुपए, ठीक है सर। करंट मार्केट प्राइस सर उसका 200 रुपए है सर, मार्केट प्राइस 200 रुपए है, ठीक है। कंपनी गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है जिसका प्लानिंग है कि वो फाइनेंस होगा पार्शली बाय न्यू इश्यू एंड पार्शली बाय रिटेन अर्निंग। सर क्या क्या लिख दिया सर, रिटेन अर्निंग से भी फाइनेंस्ड है प्लस सर न्यू इश्यू से भी फाइनेंस्ड है सर, न्यू इश्यू प्लस रिटेन अर्निंग दोनों के कॉम्बो से फाइनेंस्ड है, ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना है और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी निकालना है। इफ द इशू प्राइस, जो इशू प्राइस है वो अगर 190 रुपी होगा और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है सर वो 5 रुपी पर शेयर होगा, और सर जो डिविडेंड है, अब सर ढंग से पढ़ना, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड। बस इस ये वर्ड ने सर इस पूरे क्वेश्चन को बदल दिया। सर ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, नॉट ए लास्ट ईयर डिविडेंड। सर ये कौन सा डिविडेंड है सर, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। और सर आपने पढ़ा होगा कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड को सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में सर क्या कहते हैं, D1 कहते हैं सर, क्लियर। और जो ग्रोथ रेट है वो सर है आपकी 5%, और ग्रोथ रेट कितनी है सर, 5%। सर ये एक कमबख्त लाइन एक ऐसी थी सर जिसने पूरे क्वेश्चन को बदल दिया। सर ये मेरे को इंडिकेट करती है कि बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 4 मॉडल थे, एक अर्निंग मॉडल, एक डिविडेंड मॉडल, एक ग्रोथ मॉडल, एक कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। अपनी कॉपी देखो सर जरा। हाँ सर ये चारों मॉडल थे, लेकिन सर इस लाइन ने मेरे को ये इंडिकेट कर दिया कि बेटा गौरव तू ग्रोथ मॉडल यूज कर, तू ग्रोथ मॉडल यूज कर। क्यों सर, क्योंकि अपन को ग्रोथ रेट गिवन है तो अपन ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। और सर जब भी अपन ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे तो अपन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे सर, ये आपने कॉपी में उतार लिया ना सर, ये आपने कॉपी में उतार लिया, आई थिंक ये आपने कॉपी में उतार लिया ना सर, ये वाली चीज, ये वाली सर, ये वाली चीज आपने कॉपी में उतार ली। यस सर, वीडियो पॉज करके उतार लेना, नहीं तो सर एक बार काम आएगी सर अभी, इसलिए ठीक है सर। अब अपन आगे चलते हैं सर। तो आरती का टाइम हो रहा है सर वैसे भी अभी। देखो सर अपन अब आगे चलते हैं, तो अपन ने बोला इसका सॉल्यूशन देखेंगे, और इसका सर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन देखेंगे सर अभी अपन। हाँ आई थिंक इसमें होगा, नहीं तो फिर अपन चेक कर लेंगे सर किसमें। एग्जाम्पल नंबर 13 था अपना, इसमें नहीं है सर, कोई ना, देखते हैं सर कौन सा है वो। ये देखते हैं सर एक बार, कहीं क्या शायद इसमें हो। नो सर इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर आ गए सर अपन। क्या है सर, ऐसे ध्यान नहीं रहता सर। हाँ सर इसके जस्ट आसपास ही होगा अब तो। ये रहा सर एग्जाम्पल नंबर 13 सर, देखना सर, गौर करना, गौर फरमाओ सर। पहले सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE। तो सर अपन ने ये वो फॉर्मूला यूज करा, क्यों करा सर, क्योंकि अपन को ग्रोथ मॉडल यूज करना है। क्यों करना है सर, ग्रोथ रेट गिवन है, ठीक है। ग्रोथ मॉडल का सर फॉर्मूला क्या यही होता है क्या, यस सर यही होता है। तो सर D1 क्या लिखेंगे सर, 10 रुपए। क्यों सर, क्योंकि एक्सपेक्टेड वर्ड है, इट मीन कि सर ये D1 है, तो सर D1 की D1 10 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया सर। डिवाइड करना है सर किससे, P0 का मतलब सर मैंने बताया था अपन नेट प्रोसीड लेते हैं। क्या लेते हैं सर, नेट प्रोसीड। और सर एक बात बताओ ये कौन सा इशू है सर, ये न्यू इशू है, और न्यू इशू के अंदर सर अपन कौन सा नेट प्रोसीड लेते हैं सर,
इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। सर इशू प्राइस कितना है सर 190 है सर, एक्सपेंसेस कितना है 5 रुपए, इट मीन सर 185 का डिवाइड कर देंगे। यस सर, प्लस क्या करना है सर अपन को, ग्रोथ। ग्रोथ कितनी है सर 5%। सर ग्रोथ कितनी है सर 5%, 5% ऐड कर देंगे तो सर आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा सर, इसको सॉल्व करोगे तो सर सॉल्व करेंगे तो 10.405% अप्रॉक्स। ठीक है सर, अब क्या निकालना है सर, अब अपन को कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी पूछा था क्वेश्चन में, गौर फरमाना सर। फॉर्मूला ये होता है सर, यस सर। क्या इधर पर्सनल टैक्स गिवन है, क्या क्या पर्सनल टैक्स गिवन है, नहीं है सर। क्या ब्रोकरेज गिवन है, नहीं है सर। 1 - 0 लिख सकता हूं, यस सर। इट मींस कि सर 1 लिख सकता हूं, यस सर। क्लियर। अब सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सर मैंने एक बात बताई थी आपको कि सर अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को फाइंड आउट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को फाइंड आउट करने के लिए सर अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो सर एक बात देखो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही निकलेगा, 4 तरीके से वही मॉडल है, 4 तरीके के मॉडल हैं। तो सर यहाँ पे ग्रोथ गिवन है तो ग्रोथ मॉडल का भी यूज करेंगे, यस सर ग्रोथ मॉडल का ही यूज करेंगे अपन इधर भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते समय कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के केस में, यस सर ग्रोथ मॉडल का यूज करेंगे। ठीक है सर, तो ये D1 सर 10 रुपए है, यस सर। ये जो P0 नेट प्रोसीड है सर, मैंने बताया था नेट प्रोसीड क्या होगी सर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के केस में, सर नेट प्रोसीड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के केस में सर मार्केट प्राइस होगी। सर क्या होगी सर, मार्केट प्राइस, बिकॉज सर क्योंकि ये पार्शली न्यू इश्यू है प्लस पार्शली रिटेन्ड अर्निंग है, इट मींस कि सर नेट प्रोसीड आपकी मार्केट प्राइस होगी। क्या होगी सर, मार्केट प्राइस होगी। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे सर, ग्रोथ आपकी 5 है की है ही, और सर ये 1 ही होंगे तो 1 × 1 1 होता है, और किसी को भी आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सर 1 ही आएगा। और सर जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा सर 10%। आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस सर हो गई बात क्लियर। अब अपन सर एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका अगला गिवन है सर 14th एग्जाम्पल। क्या लिखा हुआ है, एबीसी कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल, D0 गिवन है, P0 गिवन है, और आपके पास G गिवन है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो सर एक बात बताओ सर, ग्रोथ गिवन है ना सर, छोड़ो उसको सर, फॉर्मूला क्या यही होता है क्या, यस सर फॉर्मूला यही होता है। क्या सर अपन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी चारों मॉडल से निकल सकता है, लेकिन सर इस कमबख्त जी ने सर सब कुछ बर्बाद कर दिया इस क्वेश्चन में। सर ग्रोथ देकर अपन को ग्रोथ मॉडल हिंट कर दिया, तो सर D1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर इसमें जी जोड़ देंगे सर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर। सर D1 का फॉर्मूला क्या होता है सर, D1 का फॉर्मूला होता है सर, क्या यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड डिविडेंड है क्या, नो सर। D0 गिवन है, D0 का मतलब सर होता है लास्ट ईयर डिविडेंड। तो सर लास्ट ईयर डिविडेंड जो है सर 4.19 है सर, उसमें क्या जोड़ेंगे सर, अपन ग्रोथ जोड़ देंगे। सर ग्रोथ कितनी है सर, 5% की ग्रोथ जोड़ देंगे सर। कितनी परसेंट की ग्रोथ जोड़ देंगे सर, 5% की ग्रोथ जोड़ देंगे सर। जैसा कि आपको क्वेश्चन में सर मैंने जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया है यहाँ पे सर, ये रहा। आप क्या करोगे सर, 4.19 आपका D1 है, वो D0 उसमें सर क्या करोगे आप, 5% की ग्रोथ जोड़ दोगे तो सर आपके पास आ जाएगा 4.3995। डिवाइड सर किससे करना है आपको, P0 से। सर डिवाइड किससे करना है आपको, P0 से। तो सर P0 का मतलब सर होता है नेट प्रॉफिट, और मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के केस में, सर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के केस में सर नेट प्रॉफिट का मतलब होता है मार्केट प्राइस। सर यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को P0 गिवन है सर, जो नेट प्रॉफिट होता है, तो नेट प्रॉफिट सर मैंने 50 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया सर, जी आपके पास 5% जोड़ दिया, पर्सनल टैक्स 0 था, ब्रोकरेज 0 था, इसका आंसर सर 0 कर दिया, और आपके पास आंसर निकाल दिया सर 13.18%। सर 13.80% सर आपके पास क्या आ गया सर, आंसर आ गया है। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर, यस क्लियर, यस सर। अब बात करते हैं सर अपन एग्जांपल नंबर 15 की। सर बहुत सिंपल है, क्या निकालने के लिए बोला है सर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ सर रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से पर्सनल टैक्स और ब्रोकरेज माइनस कर दो। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी पहले, यस सर। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देख के क्या लगता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर ये तो RMRF वाला है, तो इट मीन सर कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल से सर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, यस सर। तो सर कैसे निकालोगे, सर फॉर्मूला होता है RF, ठीक है सर, प्लस, ठीक है प्लस
सर बीटा, ठीक है सर, बीटा सर जो इट मींस आपके कहने का मतलब हो गया सर, फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं, कभी भी ऐसे नहीं बोलते आर एफ प्लस, हमेशा फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं कि सर जो भी आर एफ, आर एम और आर एफ का जो डिफरेंस होगा, इट मींस कि सर आर एम माइनस आर एफ, इट मींस 6% मल्टीप्लाई करेंगे सर उसको बीटा से, बीटा कितना है सर 1.20, और सर जो आएगा उसके अंदर सर हम आर एफ जोड़ देंगे, इट मीन सर 14.2% क्या हो गया सर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर क्या हो गया आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आई बात समझ में। यही वाला फॉर्मूला यूज करा सर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, यस सर। अगर सर जो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.2% आया, सर जो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.2% आया, अब उसमें से सर क्या माइनस करेंगे अपन, पर्सनल टैक्स। क्या पर्सनल टैक्स ट्यूशन में गिवन है क्या, नहीं है सर। क्या ब्रोकरेज गिवन है क्या, नहीं है सर। तो इट मींस कि जो सर आपके पास 14.2% होगा वो ही सर आपका क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग माना जाएगा। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस सर क्लियर हो गया है। एग्जांपल नंबर 15 भी मेरा क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, यस सर। अगर ये आपका क्लियर हुआ है तो सर अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, और अपना कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब अपन बात करते हैं सर अपने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि सर अगर आपको शुरू के सिखाए हुए सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे तो सर आप उस कॉन्सेप्ट को भी ढंग से कर दोगे। ये रहा सर, ये फोर्थ भी नहीं है, आई थिंक फिफ्थ होना चाहिए, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ होना चाहिए, यस फिफ्थ नहीं है तो सिक्स्थ एंड द लास्ट फाइनल इज सिक्स्थ एंड अदरवाइज सेवन तो देखना ही पड़ेगा फिर आपको। 1 2 3 4 4 5 6 ये रहा सर। अब सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझना। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे, या फिर सर वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे। सर किसी भी नाम से आ सकता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करो, या फिर सर क्वेश्चन वाला कह सकता है कि वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करो। क्या बोल सकता है सर आपको वो, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करो, या फिर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करो। सर उस केस में क्या करोगे सर, कुछ भी नहीं करोगे सर, एक ही बात है, आपको मैंने एक ही बात बता रखी है। ब्रह्मास्त्र आपके सामने रखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो सर, इजीली आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेगी सर, आराम से। देखो सर क्या लिखा हुआ है, इसमें भी सर दो तरीके हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या सर WACC, मतलब वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के। पहला सर बुक वैल्यू के बेसिस पे। सर किसके बेसिस पे, सर बुक वैल्यू के बेसिस पे। सर किसके बेसिस पे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब सर जो बैलेंस शीट में जो अपन को फिगर गिवन है, उस बुक वैल्यू के बेसिस पे क्या करना है सर, जो भी अपने सोर्स है, इक्विटी अपना सोर्स है, डेब्ट अपना सोर्स है, प्रेफरेंस शेयर अपना सोर्स है, रिटेन अर्निंग अपना सोर्स है। सर जो भी सोर्स अपन को क्वेश्चन में गिवन है, सर जो भी सोर्स जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है, उस सोर्स का सर अपन को क्या करना है सर, यूज करना है। एक रेड पेन से सर बुक वैल्यू को ही लिखता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहे कि सर अपन बुक वैल्यू के बेसिस पे भी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर सर उनकी बुक वैल्यू लिखनी है सर अपन को, यस सर बुक वैल्यू लिख देंगे जो भी अपन को गिवन है। सर फिर अपन की कॉस्ट, कॉस्ट मतलब सर जो अभी अपन ने निकाली, इतनी मेहनत करी, KE, KD, KP और KR, क्या बोला सर मैंने यहाँ पे आपको, क्या बोला सर मैंने वहां पे, KE, KD, KP, KR, जो अपन ने अभी निकाल लेंगे सब निकालिए अपन ने अभी तक, ठीक है। सर ये वेट क्या है, सर ये वेट अपन देखेंगे बुक वैल्यू के बेसिस पे। किसके बेसिस पे सर, बुक वैल्यू के बेसिस पे। बुक वैल्यू के बेसिस पे सर अपन वेट बनाएंगे, ठीक है। सर देखते हैं अभी कैसे बनता है, ठीक है। फिर सर अपन क्या करेंगे, सर अपन कब करेंगे एक लास्ट थिंग सर, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, कॉस्ट और वेट का प्रोडक्ट करेंगे सर। जो प्रोडक्ट आएगा सर उसको लिख देंगे, और उस प्रोडक्ट को जब अपन जोड़ेंगे सर, तो उसका मतलब होता है सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर उसका मतलब क्या होता है सर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर उसका मतलब क्या होता है सर, उसका मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ठीक है सर, अब मैं बात करता हूँ सर अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है सर, एक और तरीके से निकल सकता है अगर वो मैं बोलता हूँ सर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बोल दूँ सर, अगर मैं मार्केट वैल्यू, तो सर कुछ भी चेंज नहीं है, वही सर आपको क्या लिखना है सर, सबसे पहले आपको सोर्स लिखना है, और सॉरी सर सबसे पहले आपको क्या लिखना है सर, वही सोर्स लिखना है, इक्विटी, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, सर वही आपको मार्केट वैल्यू सर यहाँ पे डालनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वो सर उसकी कॉस्ट जो अपन ने निकाली सर, के डी, के पी, के ई, के आर, ठीक है, और वेट सर अपन को इस मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लेना है अब, ठीक है सर। और जो वेट अपन ने लिख दिया उसको सर अपन को इसको 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 और इसको क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करके सर प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे सर जब अपन, तो अपने पास आ जाएगा सर के ओ। आई बात समझ में? यस सर। बट सर आपको कुछ बात का ध्यान रखना है मार्केट वैल्यू के अंदर सर, हमेशा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सर मार्केट वैल्यू के अंदर। और ये जो है सर सबसे इंपॉर्टेंट नोट मान लो सर आप इसको, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है सर, कि मार्केट वैल्यू के अंदर जो इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है, इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू हो, वो आपकी सर इंक्लूड करती है के ई एंड के आर बोथ को। मतलब सर जो आपके पास जैसे इक्विटी की मार्केट वैल्यू सर 2 करोड़ गिवन है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू सर 2 करोड़ गिवन है, और रिटेन्ड अर्निंग की आपको मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। आपको सर इक्विटी की मार्केट वैल्यू गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग की आपको मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। देन सर आप क्या करोगे, जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू है उसको आप क्या करना सर, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग के बुक वैल्यू के रेशियो में क्या कर देना सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आई बात समझ में सर, जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू को सर इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग के बुक वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देना सर। कब करना है ये चीज, जब सर आपको रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू गिवन ना हो, जब सर आपको रिटेन्ड अर्निंग की सर क्या गिवन नहीं हो आपको सर, मार्केट वैल्यू। और एक सर राज की बात बताऊं मैं आपको, क्या कि सर रिटेन्ड अर्निंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। सर ये कहां लिखा है आपके नोट्सों में सर, आपने इसका मतलब सर नोट्स ढंग से पढ़े ही नहीं टेलीग्राम चैनल पे सर, मैंने इसका लिंक आपको वीडियो के हर एक डिस्क्रिप्शन में देता हूं सर। ये लिखा हुआ सर, इन केस ऑफ न्यू इश्यू, या तो सर आप न्यू इश्यू करो या मत करो, जो रिटेन अर्निंग है वो इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। रिटेन अर्निंग हमेशा किसका पार्ट होता है, इक्विटी का। आप ये नोट्स भी सर सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप जरूर जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सर ये 2 नोटों से, जो कंफ्यूज करता है सर बच्चे को अच्छी तरह। ठीक है सर, देखो सर क्या लिखा हुआ है आगे, वेन एवर इशू प्राइस नॉट गिवन, जब भी आपको इशू प्राइस गिवन नहीं है और मार्केट प्राइस इज गिवन, और आपको अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो सर जो इशू प्राइस होगी वो सर आपकी मार्केट प्राइस के इक्वल होगी। सिंपल सी बात है सर, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर सर वो डेब्ट प्लस इक्विटी नॉट मोर देन इतनी नहीं, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें सर मैंने एक बात देखी थी क्वेश्चन की, सर वहां मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन था और सर इशू प्राइस गिवन नहीं थी, तो मैंने अज्यूम करा था कि सर मार्केट प्राइस पर ही वो क्या करती है, कंपनी इशू करती है, अगर कंपनी कोई स्पेसिफाई नहीं करती है इशू प्राइस। आई बात समझ में? यस सर, मतलब मार्केट प्राइस को मैं क्या मान लूंगा सर, मैं इशू प्राइस मान लूंगा अगर क्वेश्चंस क्या होगा सर, साइलेंट होगा। आई बात समझ में? यस सर, क्लियर। रिडम्पशन प्राइस अगर गिवन नहीं होगी तो सर मैं उसको फेस वैल्यू पे रिडीम्ड कर दूंगा। क्लियर? यस सर, अभी तक ये सर आपका क्लियर हुआ है सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और सर इसी के बेसिस पर सर मैं आपको क्या करना चाहता हूं सर, 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन की, और फिर सर अगर आप अपन अगली या इसी वीडियो में सर इस चैप्टर को खत्म करने की क्या करेंगे सर, कोशिश करेंगे। ठीक है सर, अपन अब बात करते हैं सर, देखो अगले टॉपिक की, तो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो सर ये चीजें अपन सबको लिख चुके हैं, सब लिख चुके हैं सर, अपन ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ये रहा सर एग्जांपल नंबर 16, देखो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी के सर आपको गिवन है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर क्या मतलब होता है सर, के ई। सर क्या मतलब होता है सर, के ई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सर 10% है, मतलब क्या है सर, के आर। ठीक है सर, देयर आर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए ईच, इट मीन सर 5 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है, और रिटेन अर्निंग सर कितनी की है, 15 लाख की। सर ये दोनों क्या है सर, इसकी बुक वैल्यू है। सर बुक वैल्यू क्या है सर, बुक वैल्यू है इक्विटी शेयर कैपिटल की 5 लाख और रिटेन अर्निंग की 15 लाख। ठीक है सर, मार्केट, सर मार्केट जो प्राइस है पर इक्विटी शेयर वो सर कितना है, 50 रुपए। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर
मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर 50 रुपए, इट मीन कि सर टोटल इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 50 इंटू 50,000। सर एक शेयर की 50 रुपए मार्केट प्राइस है और 50,000 शेयर की कितनी होगी सर 25 लाख रुपए मार्केट प्राइस है इक्विटी की। और इक्विटी की बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख। ढंग से सुनना सर, इक्विटी की बुक वैल्यू 5 लाख है और इक्विटी की मार्केट प्राइस 25 लाख है। सर आपको WACC निकालना, इट मीन सर वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है यूजिंग करते हुए मार्केट वैल्यू वेट्स को, यूजिंग करते हुए सर मार्केट वैल्यू वेट को। सर मार्केट वैल्यू के वेट में मैंने सर आपको एक बात बताई थी कि क्या सर इस क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू गिवन है क्या? सर इस क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू गिवन है क्या? नो सर, अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है रिटेन्ड अर्निंग की और इक्विटी की मार्केट वैल्यू गिवन है जो कि 25 लाख है, तो सर अपन इक्विटी की मार्केट वैल्यू को इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग के बुक वैल्यू के रेशियो में बांट देते हैं। बताई थी नहीं बताई थी? यस सर बताई थी। तो सर अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Just a second, sir. ये रहा सर एग्जाम्पल नंबर 16, WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू। पहले क्या करना था सर, सोर्स लिखना था। अपने पास दो ही सोर्स हैं, इक्विटी और रिटेन अर्निंग। सर उन दोनों का अपन को क्या लिखनी थी सर, कॉस्ट। तो सर कॉस्ट क्या क्या है सर, इसकी है 10.41%। इट मीन सर 10.41 डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो सर मतलब 0.10, 10.41% 10% मतलब सर 0.1041 और 0.10। क्लियर हुई बात? नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? ये देखो सर 10.41% और 10%, इट मीन सर 0.1041 और 0.10%। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ना सर 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं 0.10। यस सर। वैल्यू क्या है सर, मार्केट वैल्यू। ये कैसे पता चलेगी सर मार्केट वैल्यू क्या है? यही तो बतानी है बस बात, और बाकी सब सही है। देखो सर आपको इक्विटी की मार्केट वैल्यू गिवन है सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50 मतलब सर 25 लाख रुपए। ठीक है, उसको सर अपन किस रेशियो में बांटेंगे सर, अपन बांटेंगे सर उसको बांटेंगे सर अपन इक्विटी और रिटेन अर्निंग के बुक वैल्यू के रेशियो में। और सर बुक वैल्यू उनकी गिवन है सर 5 लाख और 15 लाख। सर आप इधर क्वेश्चन देख सकते हो सर 50,000 इंटू 10 मतलब 5 लाख इक्विटी की है एंड रिटेन अर्निंग की कितनी है सर 15 लाख गिवन है। सर जब इन रेशियो में बांटोगे तो सर इक्विटी की आ जाएगा 625 एंड रिटेन अर्निंग की आएगी सर कितनी, सर रिटेन अर्निंग की आ जाएगी सर 1875,000। क्लियर? यस सर। अगर ये आ गई तो सर अपन इस मार्केट वैल्यू को सर क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। और सर मार्केट वैल्यू का क्या निकालेंगे सर, रेशियो। सर अपन इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो सर रेशियो कितना आता है सर 1:3। कैसे आएगा सर, कुछ नहीं करना, टोटल मार्केट इन दोनों का टोटल लगाना। सर कितना आएगा 25 लाख आ गया सर। यस। अब 620 जो आप क्या करना है सर 6,25,000 है, मतलब सर जो 6,25,000 है डिवाइड बाय सर करना है 25 लाख से, मतलब सर 0.25 लिख दिया। सर जो 18,75,000 है डिवाइड करना है 25 लाख से, तो सर ये 0.75 लिख दिया। आई बात समझ में? फिर क्या करना है सर आपको, फिर मैंने क्या बताया था सर आपको कि सर ये जो वेट है, इस वेट को सर आपको क्या करना है, इस वाले रेशियो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस रेशियो से सर, ये जो रेशियो गिवन है इस रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे सर 0.1041 मल्टीप्लाई बाय 0.25 सर आ गया 0.02605 और ऐसे सर 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.75 सर 0.075 सर इनका टोटल करोगे सर आप, और फिर सर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो सर आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी सर 10.1025। सर कितनी आ जाएगी सर
10.25 10.1025 अब देख सकते हो सर आके आपके पास भी यही कॉस्ट आ रही है क्या? यस सर 10.1025 क्लियर? यस सर आ गई बात समझ में। सर अगर ये बात समझ में आ गई है आपको तो सर मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। एक होमवर्क लिखो सर, जरूर जरूर करना है सर आपको, वो होमवर्क जरूर करना है सर। नहीं करोगे तो सर कुछ भी नहीं होगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 सर आपका होमवर्क है, डिस्कस करूंगा मैं इसको, लेकिन सर आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 एंड सर क्वेश्चन नंबर 2 भी सर आपका क्या है? होमवर्क है सर। आराम से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सर। एंड सर अगर क्वेश्चन नंबर 3 सर अगर करना चाहो नहीं कर पाओगे सर, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ही सर अभी तक आपके लिए क्या है सर? होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सर आपके लिए क्या है? होमवर्क है सर। आज की वीडियो में यहाँ तक ही सर। अब आपके साथ मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें सर अपन बचा हुआ जितना भी कंटेंट है सर, एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18, 2 क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन करवाने हैं, 4 क्वेश्चन, और सर एक क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर आपको 4 करवाना है 6 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 करवाना है 7 क्वेश्चन। और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने सर आपको होमवर्क में दिए हैं, अगर आपको डाउट आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। इट मीन सर टोटल मिला के 7 क्वेश्चन तो सर मेरे को डिस्कस करवाने हैं। 7 क्वेश्चन सर आई विल डिस्कस, अपन डिस्कस करेंगे सर 7 क्वेश्चंस को। एंड सर जो अपने बच गए ये 2 क्वेश्चन जो होमवर्क के हैं, वो सर अगर आपको कोई दिक्कत आए तो सर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, या सर फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। जब तक के लिए सर बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कर लिए ताकि आपको सर ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे।